नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या भारत की हो हमारे, या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, तब मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में पढ़ते रहना चाहिए। और हिंदी मीडियम से अगर आप लोग हैं तो दैनिक जागरण आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर न्यूज़पेपर है। 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ करेगी बहु विवाह और निकाह हलाला पर सुनवाई। पहले से मामले की सुनवाई कर रही पीठ के 2 न्यायाधीश हो चुके हैं सेवानिवृत्त, और प्रधान न्यायाधीश ने दिया नई संविधान पीठ गठित करने का आश्वासन। और जनहित याचिका में बहु विवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि संविधान पीठ क्या होती है। तो अगर हम लोग संविधान पीठ की अगर बात करें ना, तो संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को कई बार ये सवाल उठता भी रहता है, आप लोग पूछते भी रहते हैं कि 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की विषम संख्या न्यायाधीशों की क्यों रखी जाती है। 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह की संख्या क्यों नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि 5 की जगह अगर 6 रख देते तो क्या होता। और आप देखते हैं कि उस फैसले के जो मामला है उसके 3 उसके पक्ष में हो जाए और 3 उसके पक्ष विपक्ष में हो जाए, तो उसका तो कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि 5 रखी जाती है, 7 रखी जाती है विषम संख्या। कि चलिए मान लीजिए कि उसके पक्ष में अगर 3 होंगे तो 2 तो उसके विपक्ष में होंगे, या मान लीजिए कि 3 उसके पक्ष में नहीं होंगे, विपक्ष में होंगे, तो 2 तो उसके पक्ष में होंगे। यानी कि कोई रिजल्ट हर हाल में निकलेगा। ठीक है। और आप लोगों को अगर हम लोग बहु विवाह की बात करें और निकाह हलाला की बात करें, तो आप देखेंगे कि बहु विवाह के तहत मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। वही निकाह हलाला ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होगा और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उससे तलाक लेना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में याचिका पर विचार किया था और इसी के तहत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया था। और एक बात आप लोगों को बता दूं, जो आप देखते हैं कि समान नागरिक संहिता की बात होती है ना, इसीलिए होती है कि इस तरह की आप देखते हैं कि जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सब खत्म हो जाएंगे, सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा। ठीक है। और संविधान की बात करते हैं, और हमारा देश तो संविधान के हिसाब से ही चलता है, आपके निजी कानूनों के हिसाब से नहीं चलता है। क्रिमिनल कानून में आप लोग देखते होंगे सबके लिए बराबर रहता है, वो आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, कोई भी जाति को हो, किसी भी समुदाय के हो। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। एक आप देख रहे हैं कि जातीयगत गणना की बात हो रही है, जनगणना की, और आप देख रहे हैं कि काफी समय से पूरे देश में ये मांग उठती रही है। तो आप देखेंगे बिहार में शुरू भी कर दी है नीतीश कुमार ने, तो उस पर आप देखते हैं कि गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमारे। और कहा है कि अगर याचिका स्वीकार की जाती है तो राज्य कैसे तय करेगा कि आरक्षण कैसे दिया जाना चाहिए। और आप देखिए बहुत सारे लोग जनगणना के पक्ष में भी है, जातिगत आधारित जनगणना। वो लोग कहते हैं कि क्या अगर आप देखिए कि पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो क्या इंसानों की जनगणना नहीं हो सकती है, जातियों की जनगणना नहीं हो सकती है। और फिर आप लोग कैसे योजनाएं लाएंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं, कैसे उनके लिए पिछड़ेपन का पता लगा पाएंगे, कैसे उन्हें राजनीति में भागीदारी दे पाएंगे, नौकरियों में भागीदारी दे पाएंगे। और इसके विपक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं कि जाति है, विमनस्यता बढ़ेगी, यानी कि आपसी टकराव होगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। तो दोनों पहलू इसमें देखे जाते हैं। वैश्विक अस्थिरता व चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के योगदान को सराहा है और घरेलू चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी के समान विकास की वकालत भारत कर रहा है।
जो जो सराहनीय है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास उल्लेखनीय है। जो आप देख रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच है ना, उसका आप देखेंगे कि अभी बैठक चल रही थी, उसी को लेकर बात हो रही है। और WEF के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस दावोस में आप देख रहे हैं कि इसका सम्मेलन हो रहा था। और आप सभी को मालूम है कि हमारे भारत को G20 की सदस्यता भी भारत कर रहा है, तो उसको लेकर भी दुनिया की निगाहें हैं भारत पर। और G20 की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। 20 सदस्य में देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। आपकी परीक्षा में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए कहता हूं कि पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोग देख लिया करिएगा। आपकी समझ में आ जाया करेगा कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। विभिन्न धड़ों में बटी दुनिया में मोदी का नेतृत्व अहम है, ये स्वाब ने ये भी कहा है। आप देखेंगे हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। मोदी साहब कह रहे हैं, कहा पहले की तुलना में भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हुई है। 71,000 नव चयनित युवाओं को बांटे हैं नियुक्ति पद प्रधानमंत्री साहब ने, ठीक है, पटना में शुक्रवार को। श्रीलंका में ऊर्जा केंद्र बनाने में मदद करेगा भारत। और श्रीलंका की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं हमारा पड़ोसी है। पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और बहुत ही आर्थिक संकट से गुजरा है श्रीलंका, हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की है इसकी। उड़िया गायक ह्यूमेन सागर पर पत्नी ने लगाया मतांतरण के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। ये आप लोगों को एक बात मालूम है कि मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन आजकल जोरों शोरों से चर्चा में है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से कहीं से भी पूछ लेगा, कभी भी पूछ लेगा कि क्या आपका संविधान धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है? तो संविधान बिल्कुल नहीं रोकता है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करिए। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 में आप लोग जाएंगे तो कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आप देखिए वो धर्म परिवर्तन आपका संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फ्रेम में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, लालच से नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा। और हमारे पहले भीमराव अंबेडकर साहब पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री और संविधान के जनक पिता कहा जाता है, उन्होंने भी तो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट मीडिया पर उत्पाद से जुड़ी सारी सूचनाएं देना हुआ अनिवार्य। मनमाने ना मानने पर 50 लाख का जुर्माना और 6 साल की होगी, केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। सरकार ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने उत्पाद पर विचार करने वाली कंपनियों के लिए नियम ये बनाए हुए हैं। पेशाब प्रकरण में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख रुपए का जुर्माना। ये आप देखिए अभी जो एक महिला पर पेशाब करने का मामला आया था उसी को लेकर बात हो रही है। और ये कहाँ से ये लोग मतलब इतना दम ले आते हैं कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और आप देखते हैं एक तो कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभी आपने देखा होगा कि एक कोई बीजेपी के नेता है, उन्होंने आप देखिए कि कौन गेट खोल दिया था, तो उन पर कोई माफ़ी मांग कर उन्हें छोड़ दिया। और कोई होता तो आप देखते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। तो चलिए ये भी याद रखिएगा। और एयर इंडिया आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, एयरलाइन की बात हो रही है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर नौसेना के दल का नेतृत्व करेगी दिशा अमृत। महिला नौसैनिक वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की 144 युवा वाहिनी नाविकों के दल का नेतृत्व करेंगी। और झांकी में नारी शक्ति दिखेगी। 2008 में वह राष्ट्रीय कैडेट कोर की गणतंत्र दिवस टीम का हिस्सा थी। और आप लोग देखिए कि महिलाओं को जहां भी मौका मिल पा रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, ये आप लोग भी देख रहे हैं। और गणतंत्र दिवस आप देखते हैं कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। गणतंत्र के रूप में हम लोग आ चुके थे।
इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान भी लागू हो चुका था, अंगीकृत हो चुका था। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या? संविधान दिवस मनाते हैं। कुश्ती संघ बना हरियाणा उत्तर प्रदेश का अखाड़ा। और जो अभी आपने देखा है कि कुश्ती संघ, जो आप देखते हैं कुश्ती की एक सर्वोच्च निकाय है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा। इनके जो अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के क्या है सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह। इन पर आप देखेंगे कि यौन शोषण और परेशान करने का आरोप लगाया है पहलवानों ने। तो उसी को लेकर आरोप, काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है और राजनीति भी खूब इस पर हो रही है। उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसी तरह का आरोप आपने देखा होगा कुछ समय पहले हरियाणा में भी लगा था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलती है। वहाँ मंत्री को उनका विभाग बदल दिया गया था और अब आप मालूम देखेंगे कि मालूम ही नहीं चला कि क्या जांच हुई उसकी, क्या हुआ। ये आप देखें दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं आपकी, और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं कि यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की, उपराज्यपाल की बात करें तो बी के सक्सेना है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नया लेटर बार, और उपराज्यपाल बी के सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच नया लेटर बार हो रहा है और छिड़ गया है। शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 4 पेज का कड़ा पत्र लिखा है। शिक्षा व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए आईना दिखाया है। और इसके जवाब में तुरंत टिप्पणी करते हुए सीएम ने पहले ट्वीट किया, फिर जवाब में एलजी को पत्र लिखा और अपने अपने काम से मतलब रखने की नसीहत दी। और निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। सक्सेना कह रहे हैं सूर्य अपना काम करे व चंदा अपना, तभी अच्छे केजरीवाल कह रहे हैं। एक बात आपको मालूम है कि दिल्ली में जो आप देखते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ आप देखते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री के पास आप देखते हैं कम शक्तियाँ देखने को मिलती है। और जो बीके सक्सेना साहब हैं, उपराज्यपाल हैं, ये काफ़ी पावरफुल दिखाई देते हैं। इसीलिए दोनों के बीच टकराव बना रहता है। ठीक है। और ये अदालत में भी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर 23 से 26 तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर JNMF के बेदखली मामले में हो तत्काल सुनवाई। 3 मूर्ति एस्टेट परिसर को खाली करने के मामले में खुराना के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी। सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा दायर मानहानि के मामले में एलजी को दोबारा भेजा गया शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव। दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से चंदन के पेड़ काट ले गए चोर। स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने वाला आप कार्यकर्ता है, सचदेवा कह रहे हैं। देख लीजिए। चलिए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर वारदात की साजिश रचे 2 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुए। और आप देखते हैं हर सोमवार इनकी कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए, और गणतंत्र दिवस इस तरह का कोई पर्व है उस पर खासकर। सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप, एएसबी को दी शिकायत। चलिए आप देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में भी है मंत्री दिल्ली में। आप देखिए अरविंद केजरीवाल के नेता हैं। यमुना सफाई के लिए 8 बिंदुओं पर बनी 6 माह की योजना, एलजी कह रहे हैं। और यमुना की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत प्रदूषित है यमुना, और एक नदी है निर्वहन द्वारा गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। आप देखेंगे कि बंदरपूंछ चोटियाँ उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है। ईडी पर लगाया गवाहों पर दबाव बनाने का आरोप। देख लीजिए, आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले को लेकर सब ये हो रहा है। ईडी मतलब क्या होता है? ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है। 2 दिन बाद फिर बहुत खराब से खराब श्रेणी में आई हवा की गुणवत्ता। और दिल्ली में एनसीआर में आप देखते हैं कि इस तरह की हालत बनी रहती है।
प्रश्नकाल आयोजित करने के पक्ष में नहीं है विधानसभा अध्यक्ष। और आप देखेंगे कहा एलजी ने कानून व्यवस्था सेवा और भूमि पर प्रश्नों को प्रतिबंधित कराया है। दिल्ली में विधानसभा गठन के बाद से कभी इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा है। तो वही दिल्ली का पूरा मामला चल रहा है। और प्रश्न काल की अगर हम लोग बात करें ना, प्रश्न काल क्या होता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें क्या रहता है कि अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या? अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस दौरान, तो उसी की बात होती। और लोकसभा में जैसे आप देखिए कि बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है, इसी को आप लोग प्रश्नकाल कह देते हैं। तारांकित प्रश्न होता है एक। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है और अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो ये सब आप लोग संविधान में पढ़ते होंगे। क्या करते होंगे? संविधान में पढ़ते होंगे। भारत ने यह पद्धति इंग्लैंड से ली हुई है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। चलिए ये देखते रहा करिएगा, संविधान जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते रहा करिएगा अच्छे से। शहरी पुलिस को तेजी से बदलने की जरूरत है। शाह ने कहा है कि बदल रही चुनौतियां रणनीति में अमूलचूल बदलाव जरूरी है। ये आप देखिए हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब कह रहे हैं। और आप देखिए हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर बहुत पहले से मांग उठती रहती है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो पुलिस सुधार को लेकर आप लोग एक टॉपिक ही पूरा पढ़ते हैं। चलिए उसी की बात हो रही है। आरोप पत्र सार्वजनिक करने से होगा आरोपित व पीड़ितों के अधिकारों का हनन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। चलिए ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से दाखिल आरोप पत्र सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। इसे सार्वजनिक करने से पीड़ित व आरोपित दोनों के अधिकारों का हनन होता है। और पत्रकार सौरभ दास की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एक टिप्पणी की है। याचिका में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के मुताबिक आरोप पत्र को व अंतिम रिपोर्ट तक निर्बाध सार्वजनिक पहुंच की मांग की गई थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी के साथ गलत होता है तो आप देखिए कि सबके सामने उसकी जानकारी नहीं रखने की मनाही है, लेकिन हमारे देश में फिर भी सामने आ जाती है। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद में दोनों गुट की दलीलें पूरी हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का राजनीतिक ड्रामा है। और आपको मालूम होगा कि मुंबई इसकी राजधानी है और उद्धव ठाकरे पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर इन्होंने चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर कुछ समय के बाद इन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए और 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका है और तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, यह भी याद रखिएगा। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और अब देखिए चुनाव आयोग में ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है और चुनाव चिन्ह सीज कर लिया है और अदालत में भी ये मामला चल रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इस पर। ठीक है, ये आप देखें वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत जेल से रिहा हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक हैं, उन्हीं की बात हो रही है, का धोखाधड़ी के आरोप है ना इन पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन। केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के प्रमुख पद को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सीबीसी के बारे में आप लोग सुने होंगे और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा में समाज की भागीदारी बढ़ेगी। 27 जनवरी को प्रस्तावित चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। ट्रेनों और हवाई जहाज़ों में भी किया जा रहा है कार्यक्रम का प्रचार प्रसार। मोदी साहब आएंगे ना, वो आपको ज्ञान देंगे। अब लक्षद्वीप के पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आयोग में ठहराए गए लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई करेगा। इन पर कई आरोप लगे हुए हैं, आपने देखा है। पैसा आप देखेंगे उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम क्षमता के लिए उपयोग हो। वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे। पाकिस्तान आटे को मोहताज है, भारत मिल रहा है मुफ्त राशन।
हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान, उसी की बात हो रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। मिर्से को चाहिए भारतीय गेहूं, तेजस और आकाश मिसाल। 24 जनवरी को भारत में पहुंचेंगे राष्ट्रपति अल सीसी और गणतंत्र दिवस पर होंगे राजकीय मेहमान। प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद आधा दर्जन द्विपक्षीय सहयोग समझौतों पर हो गए हस्ताक्षर। तो ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी में पढ़ते हैं। बारिश के आसार, ये है कौन, कहाँ से आ गया है, आम आदमी पार्टी के नीचे आप लोग देख रहे हैं। एक और याद रखिए, इस तरह के कार्टून कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और आप पर आपकी उसकी पर सोच पूछी जाती है कि आप इससे क्या सोचते हैं, सोचा करिएगा। मोदी बना रहे योजना, योगी उतार रहे हैं जमीन पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से 2024 के आम चुनाव की तैयारी की शुरुआत की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे। अब आप देख रहे हैं कि 2000 कब होना है, 24 में होना है। और इनके बहुत सारी आपने देखा है कि क्या इनके बहुत सारे सहयोगी दल बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, छोड़कर चले गए हैं इन्हें, तो इनके भी चिंता का कारण बना हुआ है। और लोकसभा में अभी वर्तमान में आप देखते हैं 543 सीटें हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा। ठीक है। तकरार हुई तेज, पायलट बोले इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ये आप लोग देखिए कि कांग्रेस की राजस्थान की लड़ाई सबके सामने बहुत पहले से आई हुई है। और यहाँ अगर देखिए कांग्रेस हारती है, अभी तो कांग्रेस सत्ता में, तो आप देखिए सबसे बड़ा कारण कोई होगा तो इनका यही होगा, दोनों में टकराव। इसी तरह का पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब में साफ हो गई कांग्रेस। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हरियाणा पंजाब से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। तृणमूल पार्षद को नफा के अध्यक्ष पद पर बैठाने के फैसले पर लगी रोक। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्षद पूर्णिमा कांदरू को फिलहाल नफा के अध्यक्ष के कामकाज के लिए, यानी कि झालदा नगर पालिका की बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ बड़ा चर्चा में बना हुआ है आजकल, आप देख रहे हैं कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ कई भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला आपने देखा होगा। उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल में तृणमूल सांसद बोली पहली वोट दे फिर बनेगी सड़कें। देख लीजिए। कश्मीर के लाल चौक पर लगे राहुल गो बैक के नारे। ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। महागठबंधन के नेताओं की धार्मिक बयानबाजी पर भाजपा ने नीतीश कुमार को घेरा। ये आप देखते हैं बिहार में जो आप चल रहा है सब। फर्जी पीएम कौन, नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखते रहिए सब। त्रिपुरा मेघालय में चुनाव लड़ने को तैयार है तृणमूल, भाजपा को बता रही है बाहरी। त्रिपुरा के 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा, अगर आप देखें तो ये त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी है। और दूसरा आप देखेंगे कि आपका मेघालय में चुनाव है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और तीसरा नागालैंड में आपका चुनाव है। तो इन 3 राज्यों में चुनाव, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। मन की बात से लगी पीड़ तो भगवंत बने आपका मान। ये आप देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हाल ही में भाजपा में शामिल मनप्रीत बादल कभी एक साथ चले थे पंजाब की राजनीतिक सिस्टम बदलने के लिए। अब दोनों आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। ये राजनीति है, आप सभी जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला है और इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं।
50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। रोंगटे खड़े कर देती है इनकी कहानियाँ। 56 बच्चों को मिलेगा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। एक कई बार छोटे बच्चे इस तरह की बहादुरी के काम करते हैं, इन्हें करने में, बड़े भी करने में एक बारगी हिचकिचाते हैं। कुछ ऐसे ही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पाने वाले 56 बच्चे हैं। इनमें 2020 से 2022 के बीच चयनित बच्चे शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे 29 लड़के हैं जबकि 17 लड़कियां हैं। 2 बच्चों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है और 17 सभी बच्चे अलग अलग राज्यों से। 2 बच्चों को मरणोपरांत मिल रहा है और 2018 तक राष्ट्रपति के हाथों मिलता था पुरस्कार। इस बार 3 बच्चों को मार्कंडेय, प्रहलाद, एकलव्य, अभिमन्यु, सैमन, ध्रुव अवार्ड के लिए चुना गया है। जान गंवाकर आग में घिरे 2 बच्चों का जीवन बचाया। देखिए, जलती वैन से 4 बच्चों को सुरक्षित निकाला। तैरना नहीं आता था लेकिन तेज बहाव में छलांग लगाकर दोस्त को बचाया। तेंदुए से लड़कर खुद और बड़े भाई को बचाया। इस तरह के आप देखिए बच्चे आप इनमें शामिल देखने को मिलेंगे। आप सोचिए, जोशीमठ आपदा नए मेहमान की अगवानी के लिए नया ठौर। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो दरारें आ रही हैं, जोशीमठ में जो आपदा आ रही है उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखिए इसके कई कारण हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब पहले हमारे पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चिताया, अब समझ में नहीं आई। अब देखिए मुआवजे की बात कर रहे हैं, स्थानांतरित करने की लोगों की बात कर रहे हैं। फोंडा निर्माण का खाका खींचने में जुटी सरकार। आपदा प्रबंधन, जियो टेक्निकल व जियो फिजिकल सर्वे रिपोर्ट मिलने पर इसे दिया जाएगा अंतिम रूप। और एक बात और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती उसके पहले चेतावनी दी जाती है। फिर भी हमारी ना तो सरकार ना ही हम लोग जागते हैं। जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हमारी नींद खुलती है, हम राहत कार्य करने लगते हैं, हम मुआवजा देने लगते हैं। तय सीमा से 3 दिन पहले साहिबगंज पहुंचा क्रूज। थल सेना अध्यक्ष ने ओटीए गया का किया दौरा। और भाजपा ने दी चेतावनी, राम सेतु को कोई छू नहीं सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि राम सेतु भगवान राम के द्वारा कहते हैं कि इसी से श्रीलंका गए हुए थे। बंटवारे के समय पूर्वजों की गलती की सजा भुगत रहे हिंदू। चलिए यार, पितर मंत्री करते रहते हैं। सूरत के जौहरी ने बनाई पीएम नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली 156 सीटें, इसलिए मूर्ति का वजन भी 156 ग्राम है। और गुजरात की बात होती है क्योंकि आप देखते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। राशि नहीं मिलने से बिहार के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर लगाया विकल्प। और चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से रूसा के लिए स्वीकृत 200 करोड़ रुपए नहीं हुए उपलब्ध। एक आप देखिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा पर ब्रेक लग गया है। एक आप लोगों को बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप देखिए हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा बजट से जूझती रहती है। बाकी आप देखिए नेता कितना मौज कर रहे हैं। उन्हें स्कूल में, उनके सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में उनका परिवार का कोई मेंबर थोड़ी जाता है इलाज करवाने के लिए। हम आप जैसे गरीब जाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा के लिए 771 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द हुए हैं। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग फॉर्म भरते समय बड़े ध्यान से भरा करिएगा, एक एक जानकारी चेक किया करिएगा। और जब पेपर देने जाते हैं तो उस समय भी आप लोग बड़े ध्यान से गोला भरना है। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप लोग लगा रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ी की देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग से संबंधित प्रमुख बातें। 119 साल पुराना कालका शिमला रेल मार्ग 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। 96 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर 18 स्टेशन है। 103 सुरंगों से ट्रेन को गुजरते देख रोमांचित हो उठते हैं यात्री। रेल मार्ग का कालका स्टेशन से शिमला तक जाता है। और 2008 में यूनेस्को ने दिया था वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। लाखों पर्यटक उठाते हैं इस सफ़र का लुत्फ। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, और हाइड्रोजन फ्यूल में धुएं की जगह निकलता है पानी, और इसीलिए आप देखते हैं कि पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है इसे। 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। और यूनेस्को की बात हो रही है तो इसके बारे में बता देता हूँ। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर
पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, छोटी छोटी संस्थाएं रहती हैं, इन्हें याद जरूर रख लिया करिएगा, ठीक है। जो आप देखिए पहलवानों ने जो लगाए आरोप, उसी को लेकर ब्रजभूषण पर ये आरोप की जांच करेगी समिति। आई क्या आई आईयूए ने मैरी कॉम की अध्यक्षता में गठित की 7 सदस्यीय समिति। ये आप देखिए जांच तो होनी चाहिए, कम से कम मालूम तो चले कि सही कौन है क्या है, क्योंकि आप देखें सब अपने अपने बात हो रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, आईओए। पीटी ऊषा इसकी अध्यक्ष है, और आप देखेंगे कि 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, पीएम जवाब दे, कांग्रेस कह रही है। चलिए ये भी याद रखिए। घुसपैठ के कुछ दिनों के भीतर ही मारे गए मसूद अजहर के 3 भतीजे। कश्मीर घाटी में आप देखते हैं कि आतंकी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। 370-35 से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। एनआईए ने अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर सिद्दीकी से 3 घंटे पूछताछ की है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। और ये आप देखिए ख्वाजा मुहिद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में अंजुमन कमेटी के सचिव से। और चिश्ती से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कई मामलों में पूछताछ की गई है। एक तो आप लोग एनआईए के बारे में आप लोग याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक पीएफआई एक देखेंगे आप लोग संगठन है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू का राष्ट्र की काउंटरिंग करने के लिए एक तरह से आप देखेंगे इसकी स्थापना की गई थी। इस पर प्रतिबंध लगाया गया, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि कई देशों से और अशांति फैलाने के कई साक्ष्य इसके संगठन के मिले हैं। नई संसद भवन में ऐसी व्यवस्था होगी। आप सभी जानते हैं नया संसद भवन बन रहा है ना, तैयार हो गया लगभग, तो उसी की बात हो रही है। असामाजिक तत्वों से संबंध मामले में 2 डीएसपी निलंबित हुए, केरल पुलिस ने यह किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। भाजपा नेता ने कहा एक भारत एक चुनाव स्वीकार नहीं है। भाकपा नेता यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक भारत एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध करती है, क्योंकि देश में यह प्रणाली लागू करना असंभव है। चलिए देखिए, पंजाब में जूता व्यापारी के घर एनआईए की दस्तक। हम क्या है, चीन को पता है वह अपनी हद में रहेगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे। आईएस आतंकियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस। चलिए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू होने में लगेगा समय, नई समिति गठित हुई है। और एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। चलिए ये भी याद रखिएगा। और डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू होने से आप देखेंगे कि लोग अपने घर बैठकर भी कहते हैं कि पढ़ाई कर पाएंगे, डिग्री पा पाएंगे कोई भी। चोरी के आरोप में पकड़े गए पूर्व विधायक के पुराने कर्मचारी ने छत से कूद कर दी जान। भाजपा के विधायक की बात हो रही है कि पूर्व विधायक रविदास चार सुरेश राठौर की कैंप कार्यालय से लाखों की चोरी के मामले में। सभ्य समाज में हिरासत में मौत निकृष्टतम अपराध है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखते हैं कई बार क्या होता है ना कि पुलिस कस्टडी में ही आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, हिरासत में ही मौत हो जाती है किसी भी कारण से। तो उसी को लेकर हमारे अदालत कई बार आप देखते हैं कहते रहते हैं पुलिस किसी को अमानवीय तरीके से दंड नहीं दे सकती। पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश है। और बांझपन के कारण पत्नी को छोड़ना मानसिक क्रूरता है, कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। या आप देखते हैं कि किसी बच्चे के अगर पत्नी से आप देखिए किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो छोड़ देता है ना, तो उसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। बांस के उत्पाद से लिखी स्वावलंबन की पटकथा। देश विदेश में भेजे जा रहे देवास में बनाए गए उत्पाद 15-15 हज़ार रुपये तक कमा रही महिलाएं। ये अच्छी पहल आप देखिएगा, और स्वरोजगार देने की, आत्मनिर्भर बनने की। और आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मध्य प्रदेश के 8 फार्में रडार पर फर्जी दस्तावेज से हो रहा था लेन देन। प्रदेश के स्टेट जीएसटी विभाग ने 8 फर्मों की गतिविधियां संदिग्ध मानते हुए एटीएस को सौंपा था मामला है। कर्नाटक में मंदिर के पास मुस्लिमों के बहिष्कार वाले बैनर हटे। देखिए
कर्नाटक में अब चुनाव है आपका, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। चलिए, और ममता के मीम्स मामले में 11 साल बाद प्रोफेसर बरी हुई है। ये मीम्स मर्म क्या था? ये मीम्स 2012 के हैं, जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर में तत्कालीन सापरंग सरकार का हिस्सा थी, रेल मंत्रालय उसके पास था। उस समय तृणमूल नेतृत्व ने यात्री किराया बढ़ाने पर दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री के पद से हटाकर मुकुल राय की नियुक्ति की थी। मीम्स के जरिए उस पर चुटकी ली गई थी। इसमें पहली तस्वीर में मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं और रेल मंत्री बनने का ख्वाब देखते नजर आ रहे हैं। और आप देखें दूसरी तस्वीर में मुकुल राय दिनेश त्रिवेदी की तरह इशारा करते हुए कह रहे हैं वह दुष्ट आदमी है। अंतिम तस्वीर में ममता मुस्कुराते हुए कह रही है कि दुष्ट आदमी है दिनेश, यानी हटा देती हूँ। ठीक है, दोस्ती को लेकर नवाब मलिक की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करे सरकार। ये विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप देखें एनसीपी नेता नवाब मलिक की बात हो रही महाराष्ट्र की। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है, केरल में छात्राओं को मिलेगा मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश, विजयन कह रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नौसेना में शामिल होगी बागीर पनडुब्बी। नौसेना में 23 जनवरी को 5वीं स्क्वाड्रन सैडी की पनडुब्बी INS वागीर शामिल होगी। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप का बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में निर्मित किया है। यह 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक जैसी सुविधाओं से लैस पनडुब्बी बगीर का निर्माण जुलाई 2009 में शुरू हुआ था। इससे भारतीय नौसेना को ताकत मिलेगी। संस्कार युक्त शिक्षा से ही भारत बनेगा विश्व गुरु, ये डॉक्टर कृष्ण गोपाल कह रहे हैं पटना सिटी में आयोजित सम्मेलन के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए। भूटान की महिला ने राजधानी एक्सप्रेस में तोड़ा दम। भूटान आप देखिए हमारा पड़ोसी है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा इसकी लगती है। बिहार में भ्रष्ट लिपिक के स्वजन ने बोरी को घर के पीछे फेंका, 27 लाख आप देखिए बरामद हुए। गबन घोटाले के आरोप में पूर्व IAS राजू को जेल हुई है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो सकता है? ईडी ने तृणमूल नेता के 2 फ्लैट में की छापेमारी शिक्षक भर्ती घोटाले में, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है। संपादकीय जो पार्ट रहता है, एडिटोरियल रहता है, एडिटोरियल आर्टिकल, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह फ़ायदा देते हैं। चलिए, जो दैनिक जागरण के रहते हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ दूसरे न्यूज़पेपरों के, तो उन्हें भी देख लिया करिएगा। तो अस्तित्व के संकट से जूझता पाकिस्तान, तो इन दिनों पाकिस्तान की चर्चा काफ़ी हो रही है और पाकिस्तान ऐसे कई गंभीर संकटों में फंस गया है जो उसके अस्तित्व को भी संकट में डाल सकते हैं। पाकिस्तान से आ रहे वीडियो में लोगों को एक एक बोरी अनाज के लिए मारा मारी करते देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भारी आर्थिक और खाद्यान्न संकट है। मुद्रास्फीति 25% के पास है और पाकिस्तानी रुपये का लगातार अवमूल्यन हो रहा है। पाकिस्तानी मुद्रा का निरंतर पिटाई होते रहने के पूरे आसार हैं। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान दर दर भटकने को मजबूर है। चूँकि अफगानिस्तान ने अमेरिका सेना की वापसी के बाद अमेरिका की कोई खास दिलचस्पी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए वहाँ से बड़ी वित्तीय सहायता मिलने की आशा कम है। चीन अमेरिका की तरह सहायता न देकर कर देता है। पाकिस्तान नेता भले ही चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी बताए, पर वे चीन पर बढ़ते आर्थिक निर्भरता के खतरों से अच्छी तरह परिचित हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत अगर किसी देश की मदद करता है तो बड़े ईमानदारी से करता है, लेकिन चाइना क्या करता है कि आप देखते हैं किसान जैसी हालत कर देता है कि साहू बिचौलिया पहले किसानों को ऋण देता है और देता रहता है। एक समय पर आप देखते हैं कि किसान इतना बोझ में दब जाता है ऋण के कि उसे उसका कर्ज का ब्याज देने के लिए आप देखेंगे साहूकारों पर निर्भरता हो जाती है। फिर उनकी फसल, महिलाओं के गहने सब ले लिया जाता है साहूकार के द्वारा। तो उसी तरह की बात हो रही है। और ऊपर से कोड में खाज की तरह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि TDP ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ दिया है और उसने कुछ बलूच विद्रोही गुटों से भी हाथ मिला लिया है और गिलगित बाल्टिस्तान में अलग पाकिस्तान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये सब वही इलाके हैं जहाँ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में यानी कि CPEC में भारी निवेश किया है। और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान में चीनी हितों पर हमले बढ़े हैं। ऐसे में दिखता है नहीं है कि चीन पर यहाँ अपना निवेश बढ़ाता जाएगा।
फिलहाल पाकिस्तान सरकार दिवालिया होने से बचने के लिए अरब देशों की शरण में है। उसे वहाँ से कुछ फौरी राहत भी मिली है, परंतु वह बस इतनी है जो कि रोजाना के सरकारी खर्च को तो चला सकती है, परंतु पाकिस्तान जनता की दयनीय दशा में कोई खास सुधार नहीं ला सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस मरीज की तरह हो चुकी है जो मृत समान ही है, पर वेंटिलेटर लगाकर उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित किए जाने से बचा कर रखा गया है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और यूएई से संबंध इसलिए बिगड़े थे क्योंकि उसने यमन में ईरान समर्थित हाउसी शिया विद्रोहियों के विरुद्ध इन देशों को सैन्य कार्रवाई में सहायता करने से इनकार कर दिया था। अब इस सहायता के बदले सऊदी धड़ा पाकिस्तान से ईरान समर्थित शिया गुटों के विरुद्ध सैन्य और खुफिया कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कह सकता है, जो पाकिस्तान की ईरान से लगी सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होने की आशंका है। वहीं अफगान तालिबान और पश्तून इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ी पाकिस्तान तालिबान खुद को पाकिस्तानी फौज से अधिक शुद्ध मुसलमान समझते हैं और अंग्रेजों की पश्तून इलाके को दो फाड़ कर खींची डूरन रेखा यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा को समाप्त कर एक बड़ा इस्लामी राज्य खड़ा करने के सपने देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की क्षेत्राधिकार को सीधी चुनौती है। पाकिस्तान सरकार तालिबान पर आरोप लगा रही है कि टीडीपी के हजारों आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है, जो उसके यहाँ लगातार हमले कर रहे हैं। और आप देखिए, वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे आप उसी में गिरेंगे, तो पाकिस्तान को आतंकियों की फैक्ट्री कहा जाता है। अब खुद को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान तालिबान के शासन में अपने से अफगानिस्तान में जिस सामरिक बढ़त की उम्मीद लगाया था, स्थिति उसके उलट बन रहा है। सामाजिक बढ़त पाकिस्तान को अफगानिस्तान में नहीं, उल्टे तालिबान को पाकिस्तान में मिल रही है, जो पश्तून इलाके में पाकिस्तानी नियंत्रण को व्यवहारिक मायने में समाप्त कर रही है। अफगानिस्तान फिलहाल पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए निर्भर है क्योंकि उसके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है। वह आपूर्ति के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों पर निर्भर है। इसी के चलते पाकिस्तान तालिबान पर टीडीपी को लेकर दबाव बना पाता है, परंतु तालिबान ना तो टीडीपी से दूरी बनाए है और ना ही डूरन रेखा को मान्यता दी है। डूरन रेखा देखिए भारत और पहले अफगानिस्तान के बीच देखी जाती थी क्योंकि पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, लेकिन अब आप देखें भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा देखने को मिलती है। रेड क्लिफ रेखा आप लोगों ने सुनी होगी, भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा चाइना भारत के बीच। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसी का अगर तालिबान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पाकिस्तान की स्थिति का लाभ उठाकर डूरन रेखा के दोनों ओर पश्तून इलाकों पर धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित कर शिया ईरान की तर्ज पर एक कट्टर सुन्नी देश बनाने की कोशिश करें तो आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कागजों पर एक देश भले ही रहे, परंतु उसके कई भूभाग पर इस्लामाबाद का जमीनी नियंत्रण नहीं होगा। यह स्थिति सोमालिया से मिलती जुलती होगी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के उपजाऊ इलाके खोने के बाद अगर पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो वर्तमान के पाकिस्तानी इलाके आर्थिक मामलों में ऐतिहासिक रूप से गंगा यमुना के मैदानों और प्राचीन सिल्क रूट पर ही निर्भर रहे हैं। सीफेक के जरिए रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने की कोशिश पाकिस्तान में फैलते मजहबी आतंक और आतंकियों विभिन्न अलगाववादी आंदोलन की भेंट चढ़ती दिख रही है। और ऐसे में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। यह बात पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी खुलकर कहने भी लगे। अभी आपने देखा होगा यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और परंतु फिलहाल भारत के हित में यही है कि वह पाकिस्तान के प्रति उदासीन रहते हुए अपनी सीमा सुरक्षा में निवेश बढ़ाए, ताकि पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और भुखमरी के मद्देनजर भविष्य में के लिए शरणार्थी संकट से निपटा जा सके। क्योंकि आप देखिए, अगर पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दी जाए तो भारत में रहने के लिए अभी निकल आएंगे, और हम लोग वीज़ा नहीं देते, हम लोग आप देखिए अनुमति नहीं देते, फिर भी बहुत सारे शरणार्थी हमारे पड़ोसी देशों से भारत में आ जाते हैं। तो ये भी है। और हमारी पाकिस्तान के प्रति नरम नीति इस तथ्य पर आधारित होनी चाहिए कि वह एक सामान्य समाज और देश नहीं है। भारत का विनाश पहले से दिन से उसका मिशन रहा है और अभी भी आप देखिए बना हुआ है। पाकिस्तान की सहायता के लिए तब तक हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा की संकट उसके सोच और व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन ना ला दे। अगर हम कोई जल्दबाजी करने से बचे तो पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से किसी बड़े ऐतिहासिक बदलाव का मार्ग खुल सकता है। भारत को पाकिस्तान की सहायता अंतिम क्षणों में किसी बड़े परिवर्तन के बदले में ही करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान सदा सहायता का सम्मान नहीं करता है। चलिए, देश विदेश की विश्वविद्यालय सहज उपलब्ध विदेशी संस्थानों की सामग्री से सीख लेकर हमें अपनी शिक्षण संस्थानों में भी सुधार करना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा आप लोग।
और शिक्षा की बात होती है, स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न से प्रत्येक विचारशील मनुष्य को कुछ हो रहा है। जब आप इस पर मनन करते हैं तो पाते हैं कि एक शरीर है जिसे एक मस्तिष्क चला रहा है। शरीर में कुछ अणुओं का घनीभूत पुर्जे भी है। और ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। ये सरकारी नौकरियों, इस वर्ष के पहले रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 लोगों को नियुक्ति दी है, उसी को लेकर बात हो रही है। 2 करोड़ की भी बात की थी। परीक्षा में सेंध, मेरिट में सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रश्न पत्र आउट होने की घटना हुई है। ये आप देखिए, ये भी परंपरा बन चुकी है कि जब तक पेपर ना आउट हो वो पेपर क्या, चिर यौवन का सपना होगा साकार। दीर्घजीवी बनने के साथ ही बुढ़ापा से मुक्ति मिलने की मनुष्य की चाहत हो सकती है कामयाब। लंबी उम्र जीने की इच्छा, हमेशा जवान और स्वस्थ रहने की चाहत मानव मन मस्तिष्क में सदियों से रही। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताएं संस्कृति में अमरता और चिर यौवन को लेकर अनेक दंत कथाएं, मित्रक और किदबंतियां गढ़ी गई हैं। इंसान इस कोशिश में है कि इस तरह बुढ़ापे पर काबू पाले, लेकिन आप देखते होता नहीं है। आप कई खोजें हो रही हैं जिससे उम्र बढ़ाने की बात हो रही है। चलिए देखिए, पढ़ते रहा करिएगा। चिकित्सा सेवाओं में नवाचार की तैयारी। बीते दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सराहना करते हुए कहा कि 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट नंबर सृजित किए जा चुके हैं। इससे देश की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी। मोदी सरकार द्वारा जन कल्याण की दिशा में इस प्रगति व इसकी दूरगामी लाभ के बारे में हमें जानना चाहिए। चलिए, अच्छी पहल है, आप देखेंगे। और चलिए लागू होने दीजिए, फिर देखते हैं। यूएचआई की सफल क्रियान्वयन को चुनौती की बात भी हो रही है। आपकी चिकित्सीय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल होने से भाषाई अवरोध की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और जो आप लोग कागज ले जाते हैं ना, जांच वाँच, ये हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका एक नंबर डालेगा, पूरी आपकी अभी तक जितने भी इलाज हुए होंगे सब खुल कर आ जाएंगे, अगर आपने सेव करवा रखे होंगे तो। खरी खरी अध्यक्षीय इच्छा और पत्नी की आकांक्षा, चाहे भी ये एक तंज कसा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। कुछ तो गहरी धुंध के पीछे, ये आप देखिए बिहार की जो चल रहा है उसी पर लिखा जा रहा है। भाजपा की रणनीति तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल होने हो, परंतु भाजपा ने दिशा में अभी से काम अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जो उसकी गंभीरता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो है 24 घंटे 7 दिनों 365 दिन काम करती है। आप देखते हैं कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में लग जाती है, और इसका फायदा भी उसे मिलता है। एफएमसीजी को बढ़ावा देना चुनावी वर्ष है। चुनाव के दौरान कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देती है सरकारें। चलिए, बजट आ रहा है तो उसी को लेकर बात हो रही है। रिलायंस का शुद्ध लाभ 15% घटा। बीमा क्षेत्र में हर वर्ष 50 करोड़ के निवेश की जरूरत है। ईपीएफओ से नवंबर में 16.26 लाख सदस्य जुटे हैं। आकांक्षी जिलों में कर्ज वितरण बढ़ाए बैंक, वित्त मंत्रालय ने इस शुक्रवार को कहा है, जो पिछड़े जिले हैं। 12,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है ये। अब तक 341.13 लाख हेक्टेयर गेहूं की बुआई हुई है। घोटाला सामने आने से पहले सत्यम से विलय की बात की गई थी। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को ये कहा है। चलिए, 5 माह के उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा है। नए क्षेत्रों के लिए आ सकती है पीएलआई योजना, यानी कि आप देखिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की बात हो रही है, ठीक है। और खिलौना, साइकिल, लेदर और फुटवियर क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन योजना को घोषणा संभव है। अभी केंद्र सरकार की ओर से 14 क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वर्ष में वृद्धि बनाए रखना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति एक कार पर की नीति पर विचार करने से इनकार है। कोर्ट ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार की नीति का क्षेत्राधिकार में आता है। याचिकाकर्ता को दी संबंधित अथॉरिटी समक्ष मांग रखने की पूर्ति। ये आप देखते हैं, कोई भी कहीं भी याचिका लगा देता है ना, उससे आप देखते हैं केस की पेंडिंग संख्या भी बढ़ जाती है। ईएसआई एक्ट सामाजिक कल्याण कानून होना चाहिए, उदार व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की उदार व्याख्या होनी चाहिए। चलिए भी ये भी याद रखिएगा। रायपुर में बागेश्वर धाम की महाराज ने लगाया दिव्य दरबार। नागौर में आरोप लगाने वाले नहीं पहुंचे। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, इन बाबा एक काफ़ी कृष्ण शास्त्री हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, छतरपुर जिले के। इन पर आप देखते हैं कि एक तरह से जादू टोना, इस तरह के आप देखेंगे कि बातें हो रही हैं। और एक महाराष्ट्र की संस्था ने इन्हें चुनौती दी कि 30 लाख रुपए देंगे आप जो कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी बता देते हैं, सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति ला रहा हूँ, आप उसके बारे में बता दीजिएगा।
हम लोग नहीं जानते कि पंडित जी सही है, ये बाबा जी सही है, या कोई और सही है, इन्हें इनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए हैं इनके पास, तो इन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी ख्याति और बढ़ती, और इनके जो भक्त हैं, इनके चाहने वाले हैं, उन्हें भी इससे आप देखिए इन पर भरोसा और बढ़ता। मुझे तो लगता है कि अगर मैं इस तरह का कोई चुनौती मिलती जिस क्षेत्र में मैं बात करता था, तो मैं ज़रूर जाता। देखिए चैट जीपीटी की कायल हुई गौतम अडानी। ये आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक प्रोग्राम है जो चुटकुलों को गढ़ने, कविताएं, निबंध लिखने में सक्षम है। अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, इसके बारे में एक आर्टिकल ही कल ही डिस्कस किया था। मिसरी कन्या छात्रावास में आदिवासी छात्राओं के मतंतन का आरोप लग रहा है। देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाता है। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन, युद्धग्रस्त यूक्रेन को और $2.5 अरब की सैन्य मदद देगा अमेरिका। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। मेरे यहाँ मिले वर्गी के दस्तावेजों में कुछ खास नहीं है, बाइडन कह रहे हैं। अरे कहाँ के हैं? राष्ट्रपति अमेरिका के। पूर्वी लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों से बात कर जिनपिंग ने लिया तैयारी का जायजा। ये आप देखिए इस पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है यहाँ चाइना। कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच। नेपाल में विमान दुर्घटना में $20,000 का ही मुआवजा मिलेगा। ब्रिटिश संसद ने मोदी को सर्वाधिक शक्तिशाली नेताओं में एक बताया। अमेरिका के टेक्सास में हिंदू मंदिर को से दान पेटी और तिजोरी चोरी हुई। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति। विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में ये कहा गया है। सूचना मंत्री हमारे हैं ना, तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। पाकिस्तान में टीडीपी आतंकियों के हमले में 3 की मौत हुई है। अमेरिका में डेक्स मामले में भारतीयों को 7 साल की जेल हुई है। फौजी स्कीम में धोखाधड़ी करने वाले भारतवंशी गिरफ्तार हुए अमेरिका में। दक्षिण कोरिया की राजधानी में आग से 60 घर तबाह हुए हैं। मेलबर्न में 2 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ से हम स्तंभ में, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त ने कहा है। पाकिस्तान में विस्फोट से पटरी से उतरी ट्रेन और 15 लोग हुए घायल। भगोड़े मेहुल चौकसी के अपहर्ताओं के खिलाफ 3 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए। इंटरपोल ने मई 2021 में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी से अपहरण और प्रताड़ना के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ 3 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं। और आप देखिए कि हमारे देश से लेते हैं और आप देखते हैं दूसरे देश में भाग जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। इंटरपोल की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 7 सितंबर 1923 में हुई थी। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है एक तरह से, ठीक है, और जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। तो चलिए भी याद रखिएगा। कनाडा में एक पुराने चर्च को गुरुद्वारे में बदला गया। पाक की बदहाली के लिए पूर्व सेना प्रमुख बाजवा जिम्मेदार है, नवाज कह रहे हैं। चीन ने पाक ऑनलाइन गेम के लिए प्रतिदिन 1 घंटे की समय सीमा तय की। ब्रिटिश पीएम सुनक ने कार की सीट बेल्ट हटाने पर माफ़ी मांगी। और अमेरिका में आप देखेंगे वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी करने वाला पूर्वकर्मी ढेर हुआ है। पाकिस्तान में सिंध विश्वविद्यालय की बस पर फायरिंग, 1 की मौत हुई है। देखिए एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। गेंदबाजी विकल्प आजमा सकता है भारत। रायपुर में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरा वनडे मुकाबला आज होगा। न्यूजीलैंड बुक्सा को हराकर चौथे दौर में स्वातिक पहुंचे हैं। आप देखेंगे महिलाओं विश्व नंबर की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, पोलैंड की इगा स्विएटेक ने स्पेन की क्रिस्टीना वुक्स को एक तरफा अंदाज में हराकर पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई। सिपास सिनर जीते, डेनियल मेदवेदेव उलटफेर का शिकार हुए। चलिए आईपीएल में पंत डग आउट में मेरे पास बैठे, पॉन्टिंग कह रहा। मनिका ने मनिका से सेमीफाइनल में, भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका। ये आप देखें यहाँ कोरिया की चोई हायूजू पर 3-2 से जीतकर WTT कंटेनर से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ऑस्ट्रेलिया धावक डोप टेस्ट में फैल हुए हैं। 2022 गेम्स के कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत विजेता है पीटर बोल। एक्स से लेसन यामागुची इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। 2 बार के विश्व चैंपियनशिप वेक्टर एक्सलसन और अकाने यामागुची ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पदार्पण मैच में छाई अमनजोत। आईसीसी से ऑनलाइन ठगी की बात हो रही है। चलिए ये चलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 से रौंदा। ये आप देख रहे हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा में जो आप देखते हैं कि क्या हो रहा है,
विश्व हॉकी कप हो रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। लास्ट में एक ओवरव्यू ले लेंगे। निशानेबाजी विश्व कप में बाधा से प्रभावित होगी प्रतिष्ठा, हाईकोर्ट कह रहा है। ये भोपाल में मार्च 2023 में आयोजित होने वाली निशानेबाजी विश्व कप में धन की कमी की समस्या को लेकर। मौसम को भारत के खिलाफ टेस्ट पदार्पण की उम्मीद है। मैनचेस्टर में सिटी ने टॉटनहैम को 4-2 से पराजित किया है। दिल्ली ने 43 साल बाद मुंबई को दी मात। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रणजी मुकाबले की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र ने गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। देखिए बिहार में कोलगांव में तलाशी अभियान, कश्मीर हिंदू पर भी हमला। पटना में यूरेनियम के नाम पर ठगी करने वाले 9 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। अवमानना मामले में यूपी के जेल के महानिदेशक को नोटिस दी गई है। छोटे कदम बड़ी मंजिल, समझबूझ के साथ बढ़ाए कदम। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। उद्यमिता को लेकर बढ़ रहा है आत्मविश्वास। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फिल्मकार लीना की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। पोस्टर विवाद में लीना के विरुद्ध 4 राज्यों में दर्ज मामले। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। इसमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ विकसित होगी कल्चरल कैपिटल। और आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी की। जन्म स्थान मामले में ईदगाह कमेटी ने कहा सुने जाने योग्य ही नहीं है बात। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये मथुरा की बात हो रही, किसने जन्मभूमि, और आप देखते हैं कि जो ईदगाह मस्जिद की बात है, दोनों पर विवाद चल रहा है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का विवाद बना हुआ है। तो देखिए एक हम लोगों ने क्लास रखी हुई है इन पर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, या आप देखिए बनारस का मामला हो, या आप देखिए मथुरा का मामला हो। और सामान्य ज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसको देख लीजिए, पूरी कहानी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। ठीक है, इसे भी देख लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। नेपच्यून बना सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह। 1979 में आज ही प्लूटो को पीछे छोड़ नेपच्यून ने सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह बन गया था। हर 248 साल में ऐसा होता है और करीब 20 साल तक नेपच्यून की दूरी प्लूटो से ज़्यादा रहती है। 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनने के बाद नेपच्यून फिर सबसे दूर स्थित ग्रह बना है। कॉपीराइट अधिनियम से सुरक्षित हुए रचनाकारों के अधिकार। आज़ादी के बाद देश में रचनाकारों के अधिकार की रक्षा के लिए 1958 में आज ही कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत मौलिक रचनाओं से जुड़े अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं और उल्लंघन के दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। मधु दंडवते ने ट्रेन में सेकंड क्लास की सीट पर लगवाए थे गद्दे। अपनी सादगी के लिए चर्चित रहे राजनीतिक मधु दंडवते का जन्म 1924 में आज ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दंडवते 1977 में जनता पार्टी की सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किए गए थे। उस दौरान रेल में ट्रेन के वातानुकूलित कोच में गद्दे और वाली सीट होती थी। उन्होंने इस स्लीपर कोच में गद्दे वाली सीटें का प्रावधान किया था। बाद में बीपी सिंह की सरकार ने उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला और फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और 12 नवंबर 2005 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रोमांच की कमी, ये मूवी की बात होती रहती, देखते रहा करिएगा। हाई बीपी के इलाज में मददगार होगा सीटी स्कैन। रोग का सामान्य कारण पता लगाने उसके निदान का उपाय करने में होगी आसानी। नई नई खोजें होती रहती हैं। वजन कम करने में उपवास से बेहतर है कैलोरी में कमी। कैलोरी सेवन सीमित करें और स्वास्थ्य भोजन और शारीरिक श्रम को बढ़ावा ज़्यादा कारगर है। कोरोना काल में अस्थमा वाले बुजुर्गों से में ज़्यादा रहा अवसाद का खतरा और अधिकतर लोग आज के समय में आप देखिए अवसाद से जूझ रहे हैं। मात्र आधे मिनट में शतरंज के मुहरे सजाकर बनाया रिकॉर्ड नई दिल्ली में। आप देखिए हाइब्रिड इम्यूनिटी गंभीर कोविड से करती है अधिक सुरक्षा। बादलों का अद्भुत छल्ला, तुर्की की बुर्सी में गोकमैन एरोस्पेस प्रशिक्षण सेंटर में आप देख रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, इसे भी देख लिया करिएगा। किसी प्रोजेक्ट को स्वीकारने में समय नहीं लगता। अभिषेक की फिल्म में नजर आएंगी रवीना टंडन की बेटी रासा। इंस्टाग्राम पर लाइव में सुष्मिता के लिए आ गया गाजर का हलवा। गुनीत के साथ अंगली फिल्म बनाएगी ताहिरा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो आप ज़रूर बताया करिएगा। ठीक है।